फोर्स लॉ फॉर्मूला एज वेल एज डायरेक्शन और फील्ड। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे। तो मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी, मैं आपको आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है वेक्टर। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी किया था और हमने जाना था कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट और यूनिट के आधार पे इसे हमने इसको तीन भागों में डिवीजन किया गया था। तो पहले वाले को जो हमने बोला था उसको बोला था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड को जो हमने बोला था उसे हमें क्या बोले थे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा जो हुआ था उसको बोला था सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन इन फिजिकल क्वांटिटी में हमेशा मेजरमेंट की बात होती थी, जिसके पास यूनिट होते थे और उसके पास मैग्नीट्यूड होता था। लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे भी ड्राइव करने पड़े हमें, ऐसे भी आए जिसके पास डायरेक्शन की बात थी। कैसे? तो हम इस बात को थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जैसे मैंने बताया तुम्हें कि यहाँ से आप 10 किलोमीटर जाओ और आपको एक मंदिर मिलेगा। आप यहाँ से 10 किलोमीटर गए लेकिन आपको कोई भी मंदिर नहीं मिला। फिर मैंने आपको इसी चीज़ को दूसरे लैंग्वेज में बताया कि यहाँ से आप 10 किलोमीटर ईस्ट में जाओ। क्लियर मेरी बात? यहाँ से आप 10 किलोमीटर ईस्ट में जाओ और आपको एक मंदिर मिल जाएगी। आप वहाँ से 10 किलोमीटर गए और आपको एक मंदिर मिल गई। तो दोनों बातों में किस बात का डिफरेंस था? तो डायरेक्शन का। किसका? डायरेक्शन का। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। गॉट माय पॉइंट? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी आर divided in 3 parts. First of all, a scalar physical quantity, second is called vector physical quantity, and third will call tensor physical quantity. Tensor is not in your syllabus, but no, तुम्हें इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर फिजिकल ऐसा कोई तुमको फिजिकल क्वांटिटी दे दिया और तुमको ऑप्शन में भी दे दिया टेंसर है, तो बेसिकली फिर तुम्हें टेंसर में लगाना है। अगर तुम्हें कि वो मान लो कि वो टेंसर नहीं दिया हुआ है तो उस टेंसर वाले फिजिकल क्वांटिटी को क्या मानना है? स्केलर मानना है। तो बेसिकली हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्केलर एंड वेक्टर, तीसरे को हम लोग बेसिकली समझने के लिए पढ़ लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वी नो दैट अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट, है ना, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। वन को क्या बोला? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरे को क्या बोला? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरे को क्या बोला? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी तो कौन कौन से थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? तो हमने देखा था कि मास, लेंथ, टाइम, लुमिनियस इंटेंसिटी, करंट, टेम्परेचर एंड मोल ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है? ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, दैट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जिसको हम ऑन द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग क्या कहते हैं? डिराइव्ड करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे फोर्स हुआ, टॉर्क हुआ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मास, और इसको फिर से हम लोग और तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? मास इनटू वेलोसिटी बाय टाइम। फिर और करेंगे तो क्या लिखेंगे? मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो ये वाला देखो, डिस्टेंस का मेजरमेंट क्या होता है? लेंथ, और टाइम का मेजरमेंट भी क्या है? टी, सेकेंड, और मास। तो ये तीनों कैसे हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या किया? ड्राइव कर लिया, इसको ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोला गया। और इसके अलावा भी एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता है, जैसे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में जो हम बात करते हैं वो कैसा होता है? तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता है। कैसा होता है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। समझ गई मेरी बात? समझ में आया चीज़ें? ठीक है। तो ये केवल था मेजरमेंट और यूनिट के हिसाब से फिजिकल क्वांटिटी का डिवीजन। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको समझाया कि एक फंडामेंटल चीज़ें ऐसी भी आई जैसे डायरेक्शन को डिफाइन करना पड़ा। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट। 3 अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, है ना। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। हमने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं? 3 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना। एक को बोलते हैं हम लोग कौन सा? तो वेक्टर, दूसरे को बोलते हैं स्केलर, और तीसरे को बोलते हैं टेंसर। तो स्केलर की बात किया जाए तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी हुआ जिसके पास क्या हो? ओनली मैग्नीट्यूड हो। विच हैव द ओनली मैग्नीट्यूड। किसके पास हो? इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। कौन सा? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। अगर एग्जाम्पल में बताया जाए
तो डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वर्क हो गया, करंट हो गया, ये सारे के सारे कौन से फिजिकल क्वांटिटी होते हैं? तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, है ना। अब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की बात किया जाए तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वो हुआ जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज डायरेक्शन हो, और ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई साहब ये वेक्टर एडिशन लॉ क्या होता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि दो वेक्टर को कैसे एडिशन करते हैं, तो ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो होना चाहिए। उसी वाले फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, है ना। गॉट माय पॉइंट? ओके। अब टेंसर फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, है ना, विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट नॉट हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन, बट उसके पास क्या हो, स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो। मतलब टेंसर फिजिकल क्वांटिटी क्या बोलेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन but not follow vector addition law or not have a specific direction, that type of physical quantity is called tensor physical quantity, है ना। समझ में आई बात? तो क्या बोलेंगे, टेंसर, TENSOR, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो इतनी बातें हमें समझ में आ गई, इसको अच्छे से लिख लो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो टेंसर फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया। अब एक चीज सबसे पहली बात थी कि मैं तुम्हें थोड़ा सा बात समझाना चाह रहा हूं, आप समझो इसको। देखो कि आप देखो करंट जो होता है, क्वेश्चन मार्क करके लिखना, करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट नॉट अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी वाई। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, तो समझिए इसको थोड़ा सा। करंट के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी होते हैं। कैसे होते हैं, देखो अगर मान लो कि कोई वायर को तुमने ऐसे खींच के लाया और इसमें करंट मान लो I = 5 एम्पियर इसमें फ्लो कर रहा है, और इधर से भी तुमने एक वायर कनेक्ट करके लाया और इसमें भी 5 एम्पियर, I = 5 एम्पियर करंट है, और यहाँ से तुमने एक पॉइंट को ऐसे वायर को जोड़ दिया, तो इसमें करंट होगी या नहीं होगी, इसमें करंट होगी या नहीं होगी, सोचो सोचो। तो इसमें देखा गया, तो सोचा गया, और फिर देखो, सोचने के बाद देखोगे, अगर तुम वेक्टर समझते हो, अगर वेक्टर की बात करोगे, तो इस डायरेक्शन को अगर वेक्टर पॉजिटिव मानता है तो इस वाले डायरेक्शन को क्या मानेगा, बताओ, नेगेटिव मानना चाहिए, क्योंकि इसको अगर ये राइट डायरेक्शन को अगर उसने पॉजिटिव माना तो लेफ्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इनके वेक्टर के हिसाब से क्या होना चाहिए कि I जो इसमें होनी चाहिए, बेसिकली ये अगर I1 और इसको I2 मान लो, तो इसमें क्या करंट हो जाएगा I, तो I = I + I2 और I = I1 - I2। ये में से कौन सा सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है। तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर, यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू वेक्टर अगर देखा जाए तो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव, तो दिस मीन्स दैट कि I1 - I2 मतलब 5 एम्पियर - 5 एम्पियर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो इसके हिसाब से, ये वेक्टर के हिसाब से, तो इसका सम कैसा होता है, अलजेब्रिकल। ये कैसा है, अलजेब्रिकल मतलब ये 5 एम्पियर और इधर से 5 एम्पियर, तो कितना हो गया, 10 एम्पियर। तो इसमें करंट कितनी हो गई, 10 एम्पियर। तो बेसिकली ये किस चीज़ को फॉलो नहीं किया, तो ये वेक्टर, ये जो था अकॉर्डिंग टू वेक्टर, ये वेक्टर एडिशन लॉ को क्या करता है, फॉलो नहीं करता। इसलिए करंट क्या होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसके बेसिस पर SSN रीजन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि भाई साहब करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट नोट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वाई। तो आप उसका आंसर करोगे कि इन दिस सिचुएशन
करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट इट इज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ। क्या बोलोगे आप कि वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। किस एडिशन को फॉलो करता है? अलजेब्रिकल सम को। इट इज फॉलो अलजेब्रिकल सम। तो आपका पूरा रीजनिंग क्या होना चाहिए कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ, इट इज फॉलो अलजेब्रिकल सम लॉ, है ना। तो इसीलिए क्या होता है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो इस बात को समझ में आना चाहिए कि करंट कैसा है? स्केलर, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, है ना। समझ में आई बात कि इसको स्केलर क्यों होना जाता है? लिख लो सब लोग अच्छे से। वेक्टर, अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। को वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हो, इसका ज्योमेट्रिकली और दूसरा होता है मैथमेटिकली और एनालिटिकल मेथड्स, है ना। मैथमेटिकली और एनालिटिकल मेथड। तो इसमें देखो ज्योमेट्रिकल मेथड में, तो ज्योमेट्रिकल मेथड की बात करा जाए तो देखो जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लाइन खींची और यहाँ से एक लाइन खींची, तो ये टोटल लेंथ जो होगा, ये लेंथ LEN, ये लेंथ, जिसका लेंथ जितना बड़ा उसका मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा, और ये एरो गिव द डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में क्या होगा? लेंथ लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, तो जिसकी जितनी लेंथ उसका उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड, और जिस तरफ एरो लगा होगा वो उसको डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। तो ये ज्योमेट्रिकल मेथड होते हैं इसके, ठीक है, ज्योमेट्री के हिसाब से। अलजेब्रिकल, मैथमेटिकल, ए से जेड आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लो, मतलब ए से जेड कोई भी नंबर ले लो, जैसे ABCDEF जो भी आपका इच्छा करे। तो हमने इसको ऐसा दिखाया V, और इसके ऊपर ये ऐसा एरो लगा दो आप, तो ये वाला रिप्रेजेंट करेगा इसके मैग्नीट्यूड, और ये वाला इसके डायरेक्शन को डिफाइन करेगा, है ना। तो अगर ये V वेक्टर है तो इसका फिजिकल क्वांटिटी का नेम क्या हो सकता है? बताइए आप लोग। तो इसको हम वेलोसिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी। अगर ये V वेक्टर का मॉड लगा दिया तो इसे क्या बता सकते हैं? तो इसे हम लोग स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीड। इसको स्पीड बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? स्पीड। और V वेक्टर का अगर मान लो इसको, अच्छा अब ये देखो, जैसे अगर सपोज करो कि आपके पास ऐसा है, ये x का ऊपर ऐसा लगा हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट, है ना। और ये x वेक्टर का अगर ये ऐसा मॉड लगा दिया तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस, है ना। क्या बोलेंगे इसको? डिस्टेंस। समझ में आई बात? तो ये रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं वेक्टर को, एक ज्योमेट्रिकल मेथड और एक मैथमेटिकल और एनालिटिकल मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिए कि मान लेते हैं कि कोई वेक्टर है, मान लेते हैं कि कोई वेक्टर, जैसे कह रहा है कि इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, है ना, डज नॉट चेंज। इसका मतलब समझिए कि किसी भी वेक्टर को, सपोज करो कि ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ऐसा मैंने मान लिया, और इसमें हमने कंडीशन ये दे दिया कि ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी वेक्टर, एंड डायरेक्शन सबकी तीनों कैसी है? सेम है। तो इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया, इसी को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया, तो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। समझ में आई बात? तो कहा गया कि इफ अ वेक्टर इज प्लेस्ड पैरेलली शिफ्टेड, है ना, या पैरेलली डिस्प्लेस्ड इटसेल्फ, देन इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल बी नॉट चेंज, तो वेक्टर विल बी नॉट चेंज, है ना। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जाए एक जगह से दूसरे जगह तक, तो उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता है ना। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, अब देखो दूसरा कंडीशन, अगर मान लो कि कोई दो वेक्टर ले लो, जैसे ये वेक्टर ये ले लिया और बी वेक्टर ये ले लिया, और उसको मैं रोटेट कर दिया ऐसे, और मल्टीप्लाई ऑफ 2 पाइस, है ना, एंगल थ्रू द मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई 360 डिग्री, तो इट चेंज,
तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो इसको रोटेट कर दिया तो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए ये वाक्य क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब रोटेट करोगे तो चेंज हो जाएगा, और जब पैरेलली शिफ्ट करोगे या ट्रांसलेशन ऑफ द वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ, है ना, ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ इज कॉल्ड नो चेंज। इफ रोटेशन ऑफ वेक्टर देन विल बी चेंज, सो ए वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, है ना, गॉट माय पॉइंट। तो ये बात समझ में आना चाहिए कि अगर थीटा से रोटेट कर दिया तो उसमें चेंज हो जाएगा, और अगर मान लो पैरेलली शिफ्ट कराया गया तो उसको कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब टाइप ऑफ द वेक्टर की बात करते हैं। अब जैसे मान लो कि बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, उनके नेमिंगक्लेचर कराया गया, और नेमिंगक्लेचर के आधार पर उनको नेम दिया गया, भाई साहब इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, कंकरेंट वेक्टर, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, बेस वेक्टर। तो इन सारे वेक्टर के बारे में हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे अभी, है ना, क्या करेंगे, स्टडी करेंगे एक एक करके। ठीक है, सबके बारे में तभी करते हैं। तो पहला हम लोग बात करते हैं पैरेलल वेक्टर। किसकी बात करते हैं, पैरेलल वेक्टर। तो दोज वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन, है ना, दोज वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन कैसा हो, सेम हो, तो ऐसे वाले जो वेक्टर होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। तो दोज वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। तो ए वेक्टर, ये वी वेक्टर, तो इस वेक्टर का देखो डायरेक्शन और इस वेक्टर का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, तो ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, है ना, समझ में आया बात, लिख लो इसको। फिर एंटी पैरेलल वेक्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एंटी पैरेलल। तो दोज वेक्टर विच हैव अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, है ना, दोनों की डायरेक्शन कैसी हो, एक दूसरे से अपोजिट में हो। जैसे अगर मान लो ये ए वेक्टर है और दूसरा ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो क्या लिखोगे, ए वेक्टर एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, है ना, समझ में आया, एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। क्योंकि देखो एक की डायरेक्शन इधर है, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे की डायरेक्शन है, तो ये क्या कहलाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर, है ना, समझ में आई बात। अब नेक्स्ट लिखते हैं इक्वल वेक्टर। दोज वेक्टर विच हैव इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन, जिस वेक्टर के पास क्या हो, इक्वल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो ऐसे वाले वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। तो मान लेते हैं कि ये वेक्टर एक है ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर मान लेते हैं ये है बी वेक्टर, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, कंडीशन पहले सेकंड वाला फुलफिल हो गया। अब हमें ये दिए रखा है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसा हमें गिवन है ना, ऐसा हमें गिवन है। तो क्या लिखोगे, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, है ना, क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। मतलब इक्वल वेक्टर को क्या बोलोगे कि दोज वेक्टर विच हैव सेम इन मैग्नीट्यूड एंड हैव अ सेम डायरेक्शन, ठीक है ना, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैसा हो, सेम हो, ऐसे वाले फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ, उस वाले फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर, है ना, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। अब नेक्स्ट में देखो निगेटिव वेक्टर। तो निगेटिव वेक्टर क्या कहलाएगा, वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ठीक अपोजिट होना चाहिए। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा ठीक इसके एंटी पैरेलल, मतलब उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो मतलब वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड निगेटिव वेक्टर। क्लियर है मेरी बात। तो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको समझने के लिए यहाँ पे देखो ये चीज़ें नहीं होंगी, तो ये मान लो ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर। ठीक, देखो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। अब देखो अनइक्वल वेक्टर। तो अनइक्वल वेक्टर होने के 3 कंडीशन हो सकते हैं। कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं, तो अनइक्वल होने के 3 कंडीशन में आता है
कि पहला हो सकता है दोनों का क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो, है ना। दूसरे कंडीशन में क्या हो सकता है कि डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सके। और तीसरा कंडीशन क्या होता है कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों आपस में कैसा हो, सेम ना हो, है ना, डिफरेंट हो। तो ऐसे वाले जो फिजिकल वेक्टर मिलेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनइक्वल। उसको क्या बोला जाएगा, अनइक्वल। तो यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड आर सेम बट डायरेक्शन डिफरेंट, है ना। मैग्नीट्यूड सेम, तो मान लेते हैं कि ए वेक्टर है का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन कैसा है, अलग है। मतलब एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर ऐसा जा रहा है। तो देखो दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अलग अलग है, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो देखो इसका क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन कैसा है, अलग अलग है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ए वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, है ना। समझ में आई बात, ए वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, क्योंकि हमें कंडीशन दे रखा है वही कि मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, सेम, बट डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, डिफरेंट, है ना। अब सेकेंड कंडीशन ले लो कि मैग्नीट्यूड आर डिफरेंट बट सेम इन डायरेक्शन। तो सपोज करो कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। ए वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, है ना। क्या लिखेंगे, ए वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। अब थर्ड कंडीशन क्या होता है कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर डिफरेंट। अब मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है और डायरेक्शन भी सेम नहीं है। तो जब तीनों कंडीशन, तीसरे कंडीशन में जब दोनों में से कोई भी सेम ही नहीं है तो भाई साहब वो दोनों आपस में बराबर तो होना पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स दैट इफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर नॉट इक्वल टू in same direction in b vector, then we can say that a vector not equal to b vector. Got my point? a vector not equal to b vector. क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। चल अब आगे की बात करते हैं। को इनिशियल वेक्टर, दोज वेक्टर विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका सभी का इनिशियल पॉइंट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मान लो एक वेक्टर ये हुआ, दूसरा वेक्टर ये हुआ, तीसरा वेक्टर ये हुआ, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। तो ये तीनों वेक्टर कैसा होगा, को इनिशियल वेक्टर कहलाएगा। ए बी सी सभी का इनिशियल पॉइंट कैसा है, सेम। इनिशियल पॉइंट कैसा है, सेम, है ना। अब कोलिनियर वेक्टर, है ना, दोज वेक्टर या द वेक्टर्स आर लाइंग इन सेम लाइन। जो वेक्टर देखो यहाँ एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, तीसरा वेक्टर ये हो गया, चौथा वेक्टर ये हो गया, ये सारे के सारे वेक्टर क्या लगते हैं, एक लाइन में है। और इनके बीच का एंगल देखो, अभी एंगल बिटवीन वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, बस अभी समझा रहा हूँ। ये वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई साहब अगर कोलिनियर होगा तो एंगल बिटवीन कोलिनियर वेक्टर मस्ट भी क्या होना चाहिए, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। अगर दो वेक्टर के बीच में 0 डिग्री या 180 डिग्री है तो वो कैसा होगा, कोलिनियर वेक्टर, है ना। क्लियर है मेरी बात, समझ में आया कि अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो, 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो ऐसे वाले वेक्टर को क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। कौन सा, कोलिनियर वेक्टर, है ना। समझ में आया। अभी एंगल बिटवीन वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे आगे, है ना। इसके बाद देखो कोप्लेनर वेक्टर। कौन सा वेक्टर, कोप्लेनर। तो वेक्टर्स आर लाइंग इन सेम प्लेन, वेक्टर्स आर लाइंग इन सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। जैसे अगर मान लो ये x है और ये y, तो हमारा बोर्ड जो होता है वो किस में होता है, xy प्लेन में होता है। तो इनमें जितनी भी वेक्टरें होंगी वो सारे का सारा वेक्टर क्या कहलाएगा, को प्लेनर वेक्टर, है ना। कौन सा वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर। इसके बाद कॉन्करेंट वेक्टर। तो कॉन्करेंट वेक्टर देखो, समझ में आ गया, सब लोगों ने लिख लिया, है ना, लिख लिया कि नहीं लिख लिया। चलो अब देखो को प्लेनर वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर, दोज वेक्टर विच पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट। सभी का देखो ये वाला जो पॉइंट है इन तीनों वेक्टर के लिए कैसा है, सेम है। मतलब दोज वेक्टर विच पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, जो वेक्टर क्या करे, एक कॉमन पॉइंट से पास आउट करे। किससे पास आउट करे, कॉमन पॉइंट से पास आउट करे, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट वेक्टर बोलेंगे, है ना। ये बेसिकली हमें जहां यूज आएगा ज्यादातर एनएलएम में, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा कि
3 को कंकरेंट वेक्टर अप्लाइड विच वैल्यू इज दिस 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 देन फाइंड F3, किसी एक का वैल्यू आपसे पूछ लेगा। तो अगर आपको कॉन्ग्रेंट का मीनिंग पता होगा तभी आप क्या करोगे, उसको डिफाइन कर पाओगे कि भाई साहब सभी का पासिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक ही पॉइंट से क्या होना चाहिए, पास करना चाहिए, तभी हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको कॉन्ग्रेंट वेक्टर कह सकते हैं। तो अब कॉन्ग्रेंट वेक्टर का अगर मान लो आपको मीनिंग पता नहीं है तो आप क्या करोगे, वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है तुम्हारा। इसलिए इस बात को समझ में आना चाहिए, कॉन्ग्रेंट वेक्टर होता है दोज वेक्टर विच पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, है ना, विच पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रेंट वेक्टर, है ना। चल समझ में आ गई बात। अब आगे बात करते हैं। अब नल वेक्टर या जीरो वेक्टर किसको बोलेंगे, तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, देखो ये एक वेक्टर होता है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जीरो वेक्टर। मान लो कि जिसका मैग्नीट्यूड आपको क्या हो, जीरो हो और उसके पास कोई डायरेक्शन हो। जैसे हम बात करा जाए कि मान लो कि इसको कैसे डिफाइन करते थे, सपोज करो कि एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था, इस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको समझ में आना चाहिए कि पहले तो ये समझ लो कि दोज वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड एंड हैव अ डायरेक्शन, है ना, एंड हैव अ डायरेक्शन इज कॉल्ड नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, इट्स रिप्रेजेंटेशन इज जीरो। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल वेक्टर के नाम से जानेंगे, है ना। किस वेक्टर से, नल वेक्टर। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी which have zero magnitude, those physical quantity which have zero magnitude and have a direction is called null vector और zero vector। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से करते हैं, है ना, समझ में आए। तो अब आगे की बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि समझो कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इजकल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ऐसा है ना, और आपको आंसर दिया था दिस इज पॉसिबल इफ, पहला ऑप्शन दिया था ए वेक्टर इज नल वेक्टर, दूसरा दिया गया था बी वेक्टर इज नल वेक्टर, तीसरा दिया था ए वेक्टर and b vector not a null vector, चौथा दिया था none of these। तो आप क्या आंसर लिखोगे इसमें, तो इसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का फुलफिल कंडीशन कब होगा, तो इसको पहले समझो। अगर मान लो कि तुमने मान लिया कि a वेक्टर इज अ नल वेक्टर, तो तुम्हारा क्या होना चाहिए, तो मैं इधर देखो, तो ए हमारे पास कंडीशन दे रखा है ए प्लस बी वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अगर मैं ए को नल वेक्टर मान लूँ, अगर मैं ए को नल वेक्टर मान लूँ, पहला कंडीशन है ना कि ए वेक्टर इज ए नल वेक्टर, अगर मान लो कि ए वेक्टर नल वेक्टर है, तो तुम क्या करोगे, जीरो वेक्टर प्लस बी वेक्टर इजकल टू जीरो वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो क्या मिला, बी वेक्टर इजकल टू माइनस बी वेक्टर। पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। बी वेक्टर कभी भी माइनस बी वेक्टर के बराबर हो ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। दूसरा ऑप्शन हम लोग ट्राई करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन ट्राई करो तो देखो क्या लिखोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर बी वेक्टर क्या होना चाहिए, ये जो जीरो मान लो जीरो वेक्टर, तो लिखो यहाँ पे, तो ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर माइनस जीरो वेक्टर। तो इसको ऐड किया गया तो ए वेक्टर इजकल टू क्या मिला, ए वेक्टर। अच्छा देखो ए वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर मिल गया, मतलब ये फुलफिल कर रहा है, ये कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है। और ए वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव का डायरेक्शन है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो कैसा होगा, सेकंड होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ये जेईई में, नीट में पूछे जाते हैं। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस बात को ध्यान रखना कि ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाई साहब ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देन व्हाट विल बी द कंडीशन। तो बी वेक्टर मस्ट भी क्या होना चाहिए, नल वेक्टर। कौन सा होना चाहिए, नल वेक्टर, है ना। क्लियर है, समझ में आया, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की बात किया जाए, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है
देखो यूनिट के नाम में ही छुपा हुआ है कि भाई साहब उसके पास मैग्नीट्यूड कितनी होने वाली है 1, है ना, उसके पास मैग्नीट्यूड कितनी होने वाली है 1। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव 1 मैग्नीट्यूड, है ना, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव 1 मैग्नीट्यूड एंड हैव अ डायरेक्शन, those physical quantity which have 1 magnitude and have a direction is called unit vector। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1, और नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए था 0। बात समझ में आ रहा है? तो यूनिट वेक्टर के नाम से ही पता चलता है कि भाई साहब उसके पास मैग्नीट्यूड, अगर मान लो 1 से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसमें क्या चेंज होगा, तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ये यूनिट वेक्टर है, वेक्टर मतलब उसके पास एक डायरेक्शन है, अगर उससे मैं किसी चीज को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उस डायरेक्शन का मुझे एक वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है? तो बेसिकली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हमने मैथमेटिकली टर्म को यूज किया जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, जिसको इसको किसी के साथ भी लगा दो तो मुझे ये पता चल जाता है कि भाई साहब उस डायरेक्शन में चलने वाली ये वेक्टर है ना। क्लियर है? तो यहां पे देखो, तो दोज फिजिकल क्वांटिटी which have 1 magnitude have a direction called unit vector, it is denoted by cap। ये जरूरी है, अगर कहीं पे भी कैप लगा हुआ आपको दिखे तो मतलब वो कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है ना। वो कौन सा वेक्टर दिखेगा, यूनिट वेक्टर। तो जैसे मान लो कि अगर सपोज करो मैं तुमको छोटा सा एग्जांपल दूं समझाने के लिए, तो समझने के लिए थोड़ा समझो। जैसे मान लो ये ट्रेन है और मान लेते हैं इसको बॉग, ये मान लो ये ट्रेन का इंजन है ना, ये इंजन है और इसके पीछे मैं बॉगी लगा दूं, है ना, रहता है ना लगा हुआ। तो ये बॉगी सपोज करो आदमी को ढोने का लगा दूं या सामान को ढोने की लगा दूं, ये वाला अभी भी इधर चलेगा। इसको मैं मान लेता हूं 1 यूनिट मैग्नीट्यूड। तो 1 यूनिट मैग्नीट्यूड इसको मान लिया और उसके साथ मैग्नीट्यूड, मतलब अगर देखो जाए तो ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का मैं तरीका ये बताया था आपको, याद करो। और इसके साथ मैं क्या दिया, ए यूनिट वेक्टर लगा दिया, है ना, 1 यूनिट मैग्नीट्यूड, है ना। तो उसको ऐसा लगा दिया तो मुझे उसमें चलने वाला एक वेक्टर मिला कि नहीं मिला। समझने की कोशिश करना कि ये यूनिट और ये मैग्नीट्यूड, अगर किसी भी यूनिट वेक्टर को किसी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो उस डायरेक्शन में मुझे क्या मिल जाएगा, एक वेक्टर मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ए वेक्टर इंटू ए यूनिट वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर। तो ए यूनिट वेक्टर बेसिकली किसके बराबर हो गया, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, ये फॉर्मूला है, बहुत ही रीजनेबल है, बहुत ही काम का ही है हमारे लिए। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं और ए वेक्टर अपॉन एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, है ना। समझ में आ गई बात, यूनिट वेक्टर समझ में आ गया कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव 1 मैग्नीट्यूड एंड हैव अ डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैप लगा दिया जाता है। इसका मतलब होता है कि भाई साहब इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसके पास डायरेक्शन है, तो किसी भी डायरेक्शन वाली चीज को उसके मैग्नीट्यूड के साथ हम अटैच कर दे तो उसमें चलने वाली एक वेक्टर हमें डिफाइंड होता है जिसको हम लोग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और इसलिए हम लोग ए यूनिट अगर मुझे निकालना हो किसी का तो ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग करके डिफाइन कर लेंगे, है ना। समझ में आया? चलो अब आगे की बात करते हैं, बेस वेक्टर। बेस वेक्टर होता क्या है, बेसिकली बेस मतलब होता है कि सारे वेक्टर या सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका चाहिए मुझे पूरा फिजिक्स के अंदर। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक वेक्टर को डिफाइन किया कि भाई साहब एक्स डायरेक्शन को, वाई डायरेक्शन को और जेड डायरेक्शन को डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो है सो एक कार्टेशियन सिस्टम लिया गया। कार्टेशियन मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो फ्रेम हम लोग मानते हैं, है ना, जो फ्रेम हम लोग मानते हैं, मान लेते कोऑर्डिनेट सिस्टम हम मान करके फ्रेम मानते हैं। और उसमें हमने बताया कि अगर एक्स डायरेक्शन को डिनोटेड हम आई कैप, वाई डायरेक्शन को डिनोटेड जे कैप और जेड डायरेक्शन को के कैप से करते हैं, दैट इज कॉल्ड बेस वेक्टर। इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, इन कोऑर्डिनेट फ्रेम व्हेन x is represented by I cap, y is represented by j cap and z represented by k cap, that is called the base vector, that is called base vector। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है इसको समझो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आपको काम आएगा। तो पोजीशन वेक्टर
देखो जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सपोज करो कि तुम अपने घर का कॉर्नर ले लो या क्लासरूम का कॉर्नर ले लो, तो कॉर्नर ले लोगे तो उसके नीचे देखो x और उसके नीचे y और उसके ठीक ऊपर वाला कोऑर्डिनेट z, है ना। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये और ये x, ये y और ये z, ऐसा हम लोग रिप्रेजेंट करते कि नहीं करते, ठीक है। तो अब मैं पूछूं कि ये आप जिस क्लासरूम में बैठे हो वो उस पंखे की पोजीशन बताओ, ये पोजीशन आपको 3 डायमेंशनली है या 2 डायमेंशनली है या 1 डायमेंशनली है। तो सर ऑब्वियसली आप इस बात को बता सकते हैं कि ये 3 डायमेंशनली है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x कोऑर्डिनेट चलना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट चलना पड़ेगा और z कोऑर्डिनेट चलना पड़ेगा, है ना। तो ये जब हम x में चलेंगे, y में चलेंगे और z में पहुंच जाएंगे, तो ये जो z में जो पहुंच जाएंगे, या दूसरा तरीका क्या होता है कि उस वाले कोऑर्डिनेट से यहाँ से मान लो यहाँ पे एक सीधी लगा दो, तो जब सीधी लगाओगे तो दैट इज द रिप्रेजेंटेड बाय r वेक्टर, एंड r वेक्टर इज कॉम्बिनेशन ऑफ x, y एंड z। तो हमने इसका डिफाइन किया कि व्हेन अ पार्टिकल पोजीशन, मान लो किसी भी पार्टिकल का पोजीशन 3 डायमेंशनली या स्पेस में आपको दिखाना हो, तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं, उसके हेल्प से हम उसको डिफाइन करते हैं, है ना। तो व्हेन अ पार्टिकल पोजीशन डिफाइंड इन फ्री स्पेस विथ हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, व्हेन अ पार्टिकल पोजीशन डिफाइंड इन फ्री स्पेस विथ हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, गॉट माय पॉइंट। सो इफ अगर मान लो कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल को हमने यहाँ से मेजर किया, तो इस वेक्टर को हमने नाम दिया आर वेक्टर। तो मैं डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, तो लिखो व्हेन अ पार्टिकल पोजीशन डिफाइन इन फ्री स्पेस विथ हेल्प of coordinate system is called position vector of particle। क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। व्हेन अ पार्टिकल पोजीशन डिफाइंड इन फ्री स्पेस with help of coordinate system is called position vector of particle। तो जैसे मान लो ये पोजीशन हमें डिफाइन करनी थी, तो ये वहाँ पे हमने क्या किया होगा, x में चला होगा, जैसे इस कोऑर्डिनेट को मान लिया हमने, तो हमने x पे गया, y में गया और फिर z में किया। तो बेसिकली ये r वेक्टर कॉम्बिनेशन ऑफ x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल्स, है ना। समझ में आ गया यहाँ तक। तो आज जो हमने पढ़ा, आज जो हमने डिस्कशन किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ कर लेते हैं